दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 7। और इसमें हम पढ़ेंगे लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी कोई कंट्री होता है उसके अंदर कैसे चीजें फंक्शन करती हैं। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या फिर कहें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, स्किल्ड। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे एक साथ एक फ्रेमवर्क में परफॉर्मेंस अपना देती हैं और जिसकी वजह से वो कंट्री एक बेटर इकोनॉमिक कंडीशन में रन कर पाती है। ठीक है, तो हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज को मूवमेंट कराने के लिए या फिर बहुत फास्ट या इजी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए या ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तीन तरह के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बताए गए हैं, जिसमें पहला है लैंड, जिसमें रोडवेज और रेलवेज आता है आपका। फिर दूसरा है वाटरवेज, जिसमें इनलैंड और ओवरसीज। ठीक है, अभी देखो यहाँ लैंड में एक पाइपलाइन भी होता है। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये एक तरह से इमर्जिंग है, इमर्जिंग कंडीशन में है। पाइपलाइंस के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं आते जाते हैं, बट हाँ, कोई ऐसी चीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर स्टेट टू स्टेट में हम इसको भेज सकते हैं। जैसे आप देखोगे लिक्विड वाली चीजें हो गई, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, तो ये पाइपलाइन के भी थ्रू हम लोग भेजते हैं, इसीलिए इसको लैंड में कंसिडर करते हैं, क्योंकि पाइपलाइन तो ऑब्वियस सी बात है लैंड में ही आप बिछाओगे। तो इसीलिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वाटर में आपका इनलैंड और ओवरसीज हो गया। इनलैंड वो होता है जो किसी कंट्री, ठीक है, एक ही कंट्री के रिवर से होके हम ट्रेड करते हैं या फिर उस कंट्री के लेक से हम होके इधर से ट्रेड करते हैं। ठीक है, चाहे मूवमेंट होती है पैसेंजर की, तो वो इनलैंड होता है जो सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर अंदर होता है। और ओवरसीज जो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री और जो ओशियानिक वाटर है इनका यूज करके हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट में एक होता है इंटरनेशनल एयरवेज, जिसमें हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रेवल करते हैं। और दूसरा है आपका डोमेस्टिक, जो सिर्फ कंट्री कंट्री के अंदर ही ट्रेवलिंग होती है। ठीक है, अब देखोगे कि जो डोमेस्टिक एयरवेज होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, जो गवर्नमेंट इसको रन करती है। और दूसरा होता है प्राइवेट एयरलाइंस। ठीक है, प्राइवेट एयरलाइंस जैसे आप देखोगे अभी तो फिलहाल एयर इंडिया भी हो चुकी है जब से टाटा ने उसको बाय किया। फिर विस्तारा है, किंगफिशर है, ठीक है, इंडिगो है, तो ये सारी आपकी प्राइवेट एयरलाइंस देखने को मिलती हैं। चलो अब हम देखते हैं एक एक करके। ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले देखते हैं रोडवेज। कह रहे इंडिया जो है ना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और कितना है ये आपका 54.7 लाख किलोमीटर तक ये रोड यहाँ पे देखोगे आप कि बिछी पड़ी हैं। ठीक है, कह रहा है टाइप्स ऑफ रोड। रोड के दो टाइप्स के होते हैं, एक मेटल्ड और एक होता है अनमेटल रोड्स। कह रहा है जो मेटल रोड्स होते हैं ये या तो सीमेंट के बने होते हैं या कंक्रीट के बने होते हैं। ठीक है, और जो मेटल रोड होते हैं ना, ये कभी भी किसी भी सीजन या मौसम में कोई इफेक्ट इन पे नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसके कंपेयर में अनमेटल रोड की, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेनी सीजन के टाइम में आप देखोगे गांव में तो ज्यादातर आपको अनमेटल रोड्स देखने को अभी भी फिलहाल मिल ही जाएंगी। ठीक है, जो मिट्टी के बने होते हैं, तो बारिश के समय क्या होता है वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, आप उन पे जा नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत स्लीपिंग करते हैं। तो वही कह रहा है कि अनमेटल जो रोड होते हैं वो रेनी सीजन के आसपास यूज करने लायक नहीं रहते हैं, जबकि वहीं मेटल रोड क्या होता है, हमेशा एक तरह रहते हैं, बहुत कम ही चांस है उनका बहुत जल्दी खराब होने का। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बेटर वे में परफॉर्म करती है। ठीक है, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गुड होगा, ठीक है, अच्छा होगा, तो चीज़ें बहुत इजीली आपका रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह या फिर फिनिश्ड गुड आप इजीली मार्केट तक पहुंचा पाओगे, इंडस्ट्रीज रन करा पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। कह रहे हैं वहीं अगर हम बात करें इंडिया में तो 6 तरह के हमको रोड देखने को मिलते हैं, जिसमें नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स और बॉर्डर रोड। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है इंडिया में। तो चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले नेशनल हाईवेज क्या होता है। नेशनल हाईवेज आप देखोगे जब ये किसी कंट्री किसी स्टेट के कैपिटल टू कैपिटल रन करता है,
उन दोनों के बीच में या फिर किसी मेजर सिटी के बीच में ये रन करता है, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। जैसे अगर यहाँ कह रहा है कि जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है ना, इसको हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि शेरशाह सूरी ने ही इसका निर्माण कराया था। और ये आप देखोगे दिल्ली और अमृतसर के बीच में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है आपका रोड लिंकिंग। देखो, स्टेट हाईवे क्या होता है? जब आप देखोगे कि ऐसी रोड्स जो लिंक करती है किसी स्टेट के कैपिटल को किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के थ्रू। जैसे आप मान लो यूपी में लखनऊ है, ठीक है। अब लखनऊ से कोई रोड आपके किसी भी यहाँ, जैसे मान लो गोरखपुर को जोड़ रही है, ठीक है। आई ऑब्वियसली बिलोंग टू गोरखपुर, तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर लखनऊ से गोरखपुर जोड़ रही है, ठीक है, या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर को जोड़ रही है, तो वो एक तरह से स्टेट हाईवे कंसिडर करते हैं हम उसको। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट में जो भी रोड्स जो अर्बन और रूरल एरिया को आपस में जोड़ती हैं, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और इसको कौन मैनेज करता है? जिला परिषद मैनेज करता है, ठीक है। आप देखोगे कि जो गांव से शहर की तरफ रोड्स आते हैं, तो उनको ये डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी ही मैनेज करती रहती है। वहीं बात करें बॉर्डर रोड्स की, तो बॉर्डर रोड्स क्या होता है? बिल्कुल बॉर्डर के किनारे किनारे अभी इस समय फिलहाल तो बहुत तेजी से इस पे काम हो रहा है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, सबको रोड के थ्रू जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन में वहां पे मूवमेंट बहुत जल्दी से और बहुत इजीली किया जा सके। फिर उसके बाद हम देखेंगे रेलवेज। अब रेलवेज कह रहा है ये एक तरह का प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। प्रिंसिपल मोड क्यों कह रहा है? क्योंकि आप देखोगे आज के भी समय में ना, सबसे ज्यादा मूवमेंट कहीं होता है तो वो हमारे रेलवेज के थ्रू। आप लोग सुने भी होंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे यहाँ लोग एक दिन में ट्रेन में सफर करते रहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि रेलवेज पे कितना प्रेशर है इन मूवमेंट्स पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रिंसिपल मोड बोला है, किसका? ट्रांसपोर्टेशन का। अगर हम बात करें इंडिया में, कह रहा है जो इंडिया में सबसे फर्स्ट बार ट्रेन चलाई गई थी, वो कब चलाई गई थी? आपकी 1853 में। और कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से लेके थाने के बीच में ये ट्रेन चली थी। टोटल कितना डिस्टेंस कवर की थी? 34 किलोमीटर, ठीक है। 1853 में 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी इस ट्रेन को, मुंबई और थाने के बीच में। तो इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, और ये सब कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर उसके बाद कह रहा है द इंडियन रेलवे इज न्यू रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन। देखो, कह रहा है जो इंडियन रेलवेज है ना, इसको 16 जोन में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि एक अच्छे तरीके से उसकी मैनेजमेंट की जा सके, ठीक है, बेटर वर्क फ्लो हो सके। तो इसीलिए हम इंडियन रेलवेज को, एक तो बहुत ब्रॉड है, तो इसीलिए हम इसको 16 जोन में डिवाइड करते हैं। और अब फिलहाल ये 16 जोन नहीं रहा, अब नए डेटा के अकॉर्डिंग ये 18 जोन में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका वाटरवे। वाटरवे की अगर बात करें तो कह रहा है ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है। और सबसे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सामान अगर किसी कंट्री टू कंट्री ढोना है, तो आप हमेशा देखोगे कि शिप्स के ही थ्रू आएंगे, ठीक है। हम लोग एयरवेज से या फिर लैंड से उतने चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, जितना कि हम वाटरवे से करते हैं, जब हमें फॉरेन ट्रेड करना होता है, इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है, ठीक है। कह रहा है इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट। और ये क्या है? एक तरह का फ्यूल एफिशिएंट है, बहुत कम फ्यूल की खपत होती है इसमें, ठीक है, कंजप्शन बहुत कम होती है। और इसी कंजप्शन कम होने की वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। इन्वायरमेंट को उतना हानिकारक चीजें या फिर उतना पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती है, जितना कि लैंड और एयरवेज करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इंडिया हैज एन इनलैंड नेविगेशन। अगर हम बात करें इंडिया में, तो हमें इनलैंड नेविगेशन देखने को मिलता है। इनलैंड नेविगेशन अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, कि जब हम किसी एक ही कंट्री के जितनी भी नदियां हैं उनके थ्रू होके हम ट्रेड करते हैं, या फिर वहाँ जो लेक्स होते हैं उनका यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनलैंड नेविगेशन। अगर हम बात करें इंडिया में, तो 5 नेशनल वाटरवे भी गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया है, जिसमें सबसे मेन है आपका गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर में हम देख रहे हैं कि कैसे चीजों को मूव करा सकते हैं। उस जो गंगा रिवर है, इसमें कैसे हम वाटरवे को डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है ब्रह्मपुत्र, और तीसरा गोदावरी। तो ये 3 मेजर आपके वाटरवे हैं, बट गवर्नमेंट के द्वारा 5 नेशनल वाटरवे को डिक्लेयर किया गया। अब दो कौन से हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। फिर आता है आपका मेजर सी पोर्ट। अब देखो, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होते हैं, वो बाई कंट्री टू कंट्री होते हैं। और फिर जब आएंगे तो किसी ना किसी कंट्री के किनारे पे रुकेंगे, जिसको हम कोस्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब कोस्टल लाइन जिसको बोलते हैं,
तो वहाँ पे क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे ये लोग आएँ और यहाँ पे चीज़ों को लोड करें और अनलोड करें, ठीक है? वहाँ जो चीज़ लेके आए हैं उनको यहाँ पे अनलोड करेंगे और फिर यहाँ से जो चीज़ लेके जाना है उसको ये लोग लोड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग डेवलप करते हैं कोस्टल लाइन पे सी पोर्ट, ठीक है? जहाँ जहाज़ें आके रुकती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं सी पोर्ट। अब कह रहा है कि इंडिया जो है इसकी बहुत लार्ज और बहुत लॉन्ग कोस्टल लाइन है और इसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सी पोर्ट डेवलप करना होगा जिससे हम इस चीज़ को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो कितना है यहाँ का कोस्टल लाइन? कह रहा है कि 7516.6 किलोमीटर, ठीक है? अगर हम बात करें कि इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन की तो कितना है आपका 7516 किलोमीटर के रेंज में इसकी कोस्टल लाइन है। वहीं बात करें कि 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 से भी ज़्यादा आपके छोटे छोटे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। कह रहा है जो कांडला आपका सी पोर्ट है ना, ये कहाँ पे है? आपका गुजरात में है, ठीक है? और इसको कब से डेवलप किया जा रहा है? पोस्ट डेवलप आफ्टर सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है? जब हमको आज़ादी मिली 1947 के बाद में, तो कांडला सी पोर्ट पे बहुत तेजी के साथ काम किया गया, ठीक है? सबसे पहले इसको डेवलप करना शुरू किया गया। तो वही कह रहा है कि कांडला ही था जो हमारा जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जाने लगा। लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो कांडला का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है, ठीक है? तो अब इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है कि जो मुंबई है ना, ये इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशल नेचुरल एंड वेल शेल्टर हार्बर। देखो, अब obvious सी बात है कि समंदर के किनारे वाले एरिया हैं, तो समंदर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आते रहते हैं और जब साइक्लोन्स आते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितनी तबाही वो क्रिएट करते हैं। तो इसी के लिए ना कभी कभी हमें क्या होता है कि जो सी पोर्ट्स होते हैं ये हमारे डैमेज हो जाते हैं। बट मुंबई एक ऐसा सी पोर्ट है जो एक तरह से ना नेचुरल बैरियर का काम करता है, ठीक है? यहाँ उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है आसपास के जियोग्राफिकल फीचर होने की वजह से, जितना कि बाकी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक तरह से नेचुरल बैरियर क्रिएट करता है और थोड़ा सेफ रहता है बाकियों के कंपेयर में। फिर उसके बाद आता है आपका एयरवेज। अब एयरवेज में कह रहा है कि एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट। आजकल देखोगे कि सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, तो वो है आपकी एयरवेज। कह रहा है सबसे फास्टेस्ट है, सबसे कंफर्टेबल है, सबसे प्रेस्टिजियस है, ठीक है, बहुत प्रीमियम है और सबसे एक्सपेंसिव भी है, ठीक है? तभी आप देखोगे कि इसको जो कॉमन पीपल होते हैं, ठीक है, जो पुअर क्लास से बेसिकली बिलोंग करते हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एयरवेज में सिर्फ एक ही इसकी डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव है, बाकी ये ट्रांसपोर्ट बहुत गुड है, ठीक है? कह रहा है द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड। देखो, इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट को बहुत तेजी के साथ नेशनलाइज किया गया था कब? 1953 में। तभी आप देखोगे कि टाटा से एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया था लेकर, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल तो फिर उसको वापस कर दिया गया है। कह रहा है एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। अब क्या करती है एयर इंडिया? आपकी डोमेस्टिक भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंटरनेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। वहीं आप देखोगे जैसे इंडिका हो गया या फिर बाकी हो गई, तो ये सिर्फ आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि एयर ट्रेवल हैज मेड एक्सेस इजियर। देखो, एयरवे से हमें उन सब जगहों पे भी पहुंचने में मदद जरूर मिलती है जहाँ पे हम बाई लैंड नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे अब मान लो साइबेरिया वाले रीजन्स हो गए जहाँ बहुत दूर दूर तक सिर्फ 4 या 5 घर रहते हैं या फिर बहुत कम आबादी रहती है, तो अब उनके लिए रोड डेवलप करना, वो भी उस टाइप की कंडीशन में, ये पॉसिबल तो है, बट बहुत आप देखोगे कि बहुत मुश्किल वाला काम है, ठीक है? और सिर्फ कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा रोड पहुंचाना भी किसी कंट्री के लिए फायदे की बात नहीं होती है। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग एयरवेज को डेवलप करते हैं वहाँ पे। आप देखोगे हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हैं या फिर एरोप्लेन का यूज करते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, या फिर अभी भी देखोगे कि पहाड़ों पे, एक पहाड़ों या दूसरी पहाड़ों पे लोग हेलीपैड भी बना लेते हैं बहुत इजीली, तो लोग बहुत इजीली वहाँ पहुँच पाते हैं जहाँ पे हम बाई लैंड या फिर बाई वाटरवेज नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसीलिए एक तरह से इसका ना, ये एक तरह से डिसएडवांटेज ना कह के एक तरह का एडवांटेज हम कहेंगे। बस इसीलिए इसका एक ही डिसएडवांटेज याद रखना कि ये बहुत एक्सपेंसिव है।